हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है जिसको हम मेनली यूज करते हैं जब हमें प्लांट के अंदर कोई जीन ट्रांसफर कराना हो। मतलब हमें प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, लाइक कोई ऐसा जीन जो प्लांट की ग्रोथ बढ़ा दे, उसकी फ्रूट देने की कैपेसिटी बढ़ा दे, उसकी फ्लावरिंग कैपेसिटी बढ़ा दे। तो अगर हमें आर्टिफिशियली कोई जीन ट्रांसफर करना होता है तो हम एग्रोबैक्टीरियम यूज करते हैं। अब जीन ट्रांसफर कैसे कराएंगे वो बाद में पढ़ेंगे। पहले हमें ये देखना है कि जो ये एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है हम इसी को यूज क्यों करते हैं, इसी कैसे प्लांट के अंदर एंट्री करता है, अपना जीन्स ट्रांसफर करता है। ठीक है। तो जो एग्रोबैक्टीरियम है ये मेनली सॉइल में मिलते हैं हमको, और ये ग्राम नेगेटिव होते हैं और साथ में ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल है तभी ट्रांसफर हो पाएंगे। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है इसके पास होता है टीआई प्लाज्मिड, जो कि ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है और यही ट्रांसफर होता है प्लांट के अंदर, यही प्लाज्मिड प्लांट के अंदर ट्रांसफर होता है। ये जो है प्लांट में डाइकॉट्स में क्राउन गाल डिसीज करता है, एक ट्यूमर जैसा बन जाता है, काफी मोटा सा। उसके बाद एक और होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, जिसके पास होता है आरआई प्लाज्मिड। ये राइजोस्फीयर में मेनली प्रेजेंट होगा ये वाला बैक्टीरिया। और ये क्या करता है, ये हेयरी रूट डिसीज कॉज करता है। उसके बाद आता है एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टीरियम। ये जो है इसके पास कोई भी वायरुलेंट एक्टिविटी नहीं होती। अब देखो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस है वो बहुत ही ज्यादा चालाक टाइप का होता है। वो क्या करवाता है, प्लांट के अंदर अपना जीन भेजेगा। उसको खाने के लिए चाहिए होता है ओपाइन, ठीक है। तो वो प्लांट के अंदर अपना ओपाइन का जीन डाल के आएगा। अब प्लांट क्या करेंगे, ओपाइन बनाना शुरू कर देंगे और वो बैक्टीरिया उस ओपाइन को कंज्यूम करेगा। ठीक है। अब देखो क्राउन कहाँ बनता है, ये क्राउन गल डिसीज कॉज करता है। तो रूट और शूट जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहे होते हैं सॉइल के ऊपर, जमीन से थोड़ा ऊपर, वहां पे क्राउन जैसा बन जाता है, ट्यूमर टाइप का। ठीक है। अब मान लो प्लांट में डैमेज हुआ, प्लांट में कोई कट लग गया। प्लांट में जहाँ पे कट लगा इस बैक्टीरिया को पता चल जाएगा, इसके रिसेप्टर की वजह से इसको पता चलेगा, ये अपना जीन वहां से ट्रांसफर कर देगा और प्लांट के अंदर ट्यूमर करवा देगा। ये है इसका टीआई प्लाज्मिड जो कि ट्रांसफर होता है। ठीक है। अब इसमें से एक ट्रांसफर रीजन ये वाला है जिसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले तो राइट साइड में एक राइट बॉर्डर बनाना है जो कि 25 बेस पेयर का होता है, और लेफ्ट साइड में भी जो बॉर्डर होता है वो भी 25 बेस पेयर का होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन होते हैं। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन होते हैं। तो ये ना प्लांट में ओवर ग्रोथ करवाते हैं, इसलिए इनको ऑन्कोजीन बोला गया है इसमें। क्योंकि ये क्या करेंगे, बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ करवा देंगे जिसकी वजह से एक ट्यूमर बन जाएगा। अब इसके पास होता है ओपाइन सिंथेज का जीन। ये अपना ओपाइन सिंथेज, सिंथेज मतलब कुछ भी बनाना, तो ये ओपाइन सिंथेज का जीन प्लांट के अंदर डाल देगा जिसकी वजह से प्लांट ओपाइन बनाने लग जाएंगे। अब प्लांट ने ओपाइन बना ली लेकिन प्लांट ओपाइन को यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि प्लांट के पास तो ओपाइन को तोड़ने वाला जीन नहीं है। अब वो किसी भी चीज को बना लिया, ग्लूकोज बना लिया, तो उसको भी प्लांट तोड़ के ही यूज करेगा ना। अब प्लांट के पास ओपाइन को तोड़ने वाला जीन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसने सिर्फ ये हाफ, जहाँ पे ये टीजीएनए रिएजन लिखा हुआ है, इसने सिर्फ, मैं बताती हूँ आपको, इसमें सिर्फ ये टीडीएनए रीजन, यहाँ से यहाँ तक का रीजन ही प्लांट में ट्रांसफर करता है ये, जिसमें कि ओपाइन सिंथेस का जीन हो ट्यूमर के लिए ऑक्सिन साइटोकाइनिन में। लेकिन जो ये ओपाइन कैटाबॉलिज्म वाला जीन है जिसको तोड़ के ये यूज कर प्लांट यूज कर सकता था ओपाइन, ये वो वाला जीन नहीं भेजता। तो जिस वजह से क्या होता है, सिर्फ ओपाइन बन जाता है लेकिन प्लांट यूज नहीं कर पाता। अब बैक पास ये ओपाइन कैटाबॉलिज्म वाला जीन है क्योंकि ये तो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही प्लांट ओपाइन बनाएगा ये ओपाइन को तोड़ेगा और ये खुद उससे न्यूट्रिशन ले लेगा। तो इसलिए ये काफी शातिर होता है। इसके पास वायरुलेंस रीजन होता है 40 kV का। वायरुलेंस रीजन में होते हैं, वायरुलेंस रीजन में होते हैं इसके पास जीन्स जो इसको प्लांट के अंदर ट्रांसफर होने में हेल्प करते हैं। उसके बाद ये होता है इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ठीक है, ये टीआई प्लाज्मिड का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद रखना है। और ये जरूर याद रखना कि सिर्फ ये ट्रांसफर डीएनए वाला रीजन ही, टीडीएनए मतलब ट्रांसफर डीएनए वाला रीजन ही ट्रांसफर होता है प्लांट में। इसलिए प्लांट ओपाइन को यूज नहीं कर सकता लेकिन बैक्टीरिया ओपाइन को
यूज करता है, ये प्लांट से ओपाइन बनवा लेता है। देखो, ट्रांसफर डीएनए, अब जो डीएनए प्लांट के अंदर ट्रांसफर होगा, जो ऊपर का हाफ था, जो डीएनए प्लांट में ट्रांसफर होगा उसके पास ऑक्सिन का जीन होगा। आइए, इंडोल एसिटिक एसिड जो हम ऑक्सिन जिससे बनता है वो होंगे, ऑक्सिन सिंथेसिस करवाएंगे। और एक होगा साइटोकाइनिन, यहाँ पे साइटोकाइनिन बनेगा। ये दोनों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं और ये, या इस केस में ये एक ऑन्कोजीन, कैंसर ट्यूमर कॉजिंग जीन की तरह काम करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, प्लांट को तो इसने ट्यूमर करवा दिया, अब ये ट्यूमर से भी न्यूट्रिएंट ले लेता है, ठीक है। और ये इसने ओपाइन जीन की सिंथेसिस करवा दी, प्लांट ओपाइन बनाएगा और इसको देता जाएगा। ये रहा लेफ्ट बॉर्डर, ये रहा राइट बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद हमें देखने हैं कि जो इसका वायरुलेंस रीजन था उसमें कौन कौन से जीन्स होते हैं। देखो, वायरुलेंस रीजन जीन क्या होगा, जैसे ही प्लांट में कोई कट हुआ, डैमेज लगा, प्लांट को कोई भी चोट लग गई, तो प्लांट क्या करता है ना, जब प्लांट को कोई डैमेज होता है तो प्लांट रिलीज करता है एसिडोसिरिंजन नाम का सिग्नल। कौन सा सिग्नल, एसिडोसिरिंजन, ठीक है। ये प्लांट फटाफट से एसिडोसिरिंजन रिलीज कर देगा। देखो, प्लांट को जब डैमेज हुआ, प्लांट को कट हुआ, चोट लगी, तो प्लांट रिलीज करता है एसिटोसिरिंजन, ठीक है। प्लांट क्या रिलीज करेगा, एसिटोसिरिंजन सिग्नल रिलीज करेगा। अब अगर कोई सिग्नल रिलीज हो रहा है तो उसके लिए कोई रिसेप्टर भी होगा। अब जो सिग्नल के लिए रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के पास। जैसे ही बैक्टीरिया को ये सिग्नल पता चलेगा अपने आसपास एसिटोसिरिंजन, उसका जो ये विर ए जीन है, ये विर ए जीन है ना, हमेशा कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन में रहता है। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, कभी बंद नहीं होता, चाहे कुछ हो ना हो, ये हमेशा चलता रहेगा बैक्टीरिया के अंदर। क्योंकि ये इसी इंतजार में बैठता है कि प्लांट को चोट लगे, प्लांट एसिटोसिरिंजन रिलीज करे और मेरे पास सिग्नल आए, फिर मैं अपना जीन ट्रांसफर करवा सकूं। तो ये विर ए जो है, ये जाके बैक्टीरिया को बताएगा कि प्लांट की कट लग चुका है और अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है अंदर। तो जब प्लांट को चोट लगती है, सॉइल सॉइल में ये जीन ये रिलीज होगा एसिटोसिरिंजन, और बैक्टीरिया इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, क्योंकि बैक्टीरिया का जो विर ए जीन है वो उसको जाके बता देगा। अब बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पे होते हैं हिस्टिडीन काइनेज रिसेप्टर, ठीक है। तो ये सिग्नल के लिए रिसेप्टर कौन सा है, ये इसका रिसेप्टर बैक्टीरिया के पास है, हिस्टिडीन काइनेज रिसेप्टर। तो ये जाके बैक्टीरिया पे अटैच हो जाएंगे। तो जैसे ही एसिटोसिरिंजन जाके बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पर अटैच होंगे, वे ए को पता चल जाएगा कि भाई अब अंदर जाने का टाइम आ गया है। देखो, एक बार हम सबके काम देख लेते हैं, उसके बाद आपको एक प्रोसेस में अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये जो विर बी जीन होता है, ठीक है, इसके पास टाइप 4 सीक्रेशन सिस्टम होता है। मतलब टाइप 4 सीक्रेशन सिस्टम, अब बैक्टीरिया को प्लांट के अंदर जाना है तो कोई कनेक्शन तो चाहिए ना, कोई ट्यूब चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो वो जाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट चाहिए उसको। तो वो टाइप 4 सीक्रेशन सिस्टम से जाएगा और इसको बोलते हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर, आपने पढ़े होंगे ये। उसके बाद उसके पास होता है एक विर-सी जीन। ये विर-सी क्या करेगा? प्लांट के अंदर मान लो टीडीएनए जो ट्रांसफर डीएनए था वो चला गया। अब वो वहां पे उसकी सिंथेसिस करवाएगा, उसका लोकलाइजेशन करवाएगा, ठीक है। फिर एक होता है विर-डी। अब विर-डी में आते हैं दो, विर-डी1 और विर-डी2। विर-डी वैसे मेनली याद रखो तो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है इसके पास। एंडोन्यूक्लियस मतलब ये टीडीएनए जो ट्रांसफर डीएनए उसमें कट लगवाएगा। अब ये कहाँ कट लगाता है, राइट बॉर्डर की तरफ कट लगाता है और प्रोटेक्ट भी करके रखता है उसको। अब डी1, पहले डी2 देखते हैं। डी2 के पास होती है एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। ये यहाँ पे न्यूक्लियस टारगेटिंग करवाता है, क्यों करवाता है ये भी मैं आगे बताऊंगी। दूसरा है डी1। ये डी1 क्या है, टोपोआइसोमरेज होता है एक टाइप का, ठीक है। तो ये हेल्प करता है वे डी2 की, ये सिर्फ वे डी2 की हेल्प करता है टारगेटिंग वगैरह करने में। ये भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये सबको याद होने चाहिए। फिर आता है वीर ई टू। ई टू के पास एसएसबी प्रोटीन्स होती हैं, मतलब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। जब ट्रांसफर डीएनए अलग होगा तो वो उस पे जो प्रोटीन्स लग जाती हैं एप्लीकेशन के वक्त, इसके पास एसएसबी प्रोटीन होती है, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करती है इसको न्यूक्लियस से, कहीं न्यूक्लियस इसको कट ना कर दे। फिर एक होता है विर ई1। विर ई1 क्या करेगा, ई टू की हेल्प करेगा। इसमें देखो, डी1 डी2 की हेल्प कर रहा है, ई1 ई2 की हेल्प कर रहा है, ठीक है। विर एफ। विरएफ, जब प्लांट सेल में एंटर करने के लिए क्या चाहिए होता है हमको, विरएफ चाहिए होता है। ये क्या करता है, मान लो विर डी और ई इसका एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी थी और इसके जो टोपोआइसोमरेज वगैरह वाली एक्टिविटी थी, ये काम इनके हो चुके हैं खत्म। तो ये थोड़ी है कि ये प्लांट के अंदर ही पड़े रहेंगे।
इनको डिग्रेड करना पड़ेगा, इनके ऊपर यूबिक्विटाइलेशन करना पड़ेगा, उसके लिए विर एफ होता है। विर जी, विर जी क्या है? रेस्पॉन्स रेगुलेटर, मतलब एक तरह से ना ये शोर मचा जाए, ये कॉन्स्टिट्यूटिव होता है। जब विर ए को पता चला कि सिग्नल आ चुका है, तो अब विर ए किसी को तो जाके बताएगा ना कि सिग्नल, मतलब सिग्नल आ चुका है, प्लांट के चोट लग गई है। तो ये क्या करता है? ये विर जी के पास आता है, फिर ये विर जी जाके सारे जो भी विर विर जीन्स थे, ये डी ई एफ की, सबको जाके एक्टिवेट करता है, ठीक है। फिर आता है विर एच। इसका कोई खास रोल नहीं है, बस ये डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह में काम आता है। पूरी प्रोसेस देखते हैं कैसे होता है। देखो, कहीं भी डैमेज हुआ प्लांट के अंदर, ठीक है, प्लांट के अंदर कोई भी डैमेज हुआ, तो वहां से फिनोलिक सिग्नल रिलीज हुए, जिसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया एसिटोसिरेंजन। ये एसिटोसिरेंजन जब जाके बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पे बाइंड करते हैं, तो वहां पे ये विर ए जीन जो है ये एक्टिवेट हो जाता है, हिस्टिडीन काइनेज रिसेप्टर जो था, ये एक्टिवेट हो जाता है। फिर ये क्या करेगा? ये शोर मचाएगा, मतलब ये किसी को जाके तो बताएगा, पहले ये किसी को जाके बताएगा। तो ये वीर जी को जाके बताता है कि अरे देखो, प्लांट के चोट लग चुकी है। अब ये वीर जी क्या करेगा? ये पूरा खबरी है। वीर ए क्या कर रहा है? निगरानी कर रहा है कि कब प्लांट के चोट लगे और ये बता सके। और वीर जी क्या है? ये शोर मचा रहा है, ये खबरी है कि मैं तो सबको बताऊंगा। तो ये सबको जाके बताता है। और वीर जी को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे एटीपी भी लगती है, ठीक है। इसलिए इन दोनों के एक्सप्रेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव होते हैं, मतलब ये लगातार एक्टिव रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। फिर ये जाके सारे रीजंस को बता देगा कि ऐसे ऐसे चोट लग चुकी है, सब तैयार हो जाओ। ठीक है, सब तैयार हो गए मान लो। देखो, हमने वहां पढ़ा था कि वी डी टू होता है, इसके पास होती है, इनके पास होती है एंडोन्यूक्लियर एक्टिविटी। वी डी टू ने क्या किया? जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पे जीन जीन था, मतलब जो उसका ट्रांसफर होना है, वहां पे कट लगाए, ठीक है, बॉर्डर सीक्वेंस पे कट लगाए, क्योंकि ऊपर का ट्रांसफर डीएनए ही तो सिर्फ इतना रीजन ही तो जाएगा। तो यहाँ कट लगा के इसको अलग तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर पे इसने कट लगवा दिए, ठीक है। इसके बाद विर बी रेडी हुआ। विर बी के पास क्या था? कौन से ट्रांसपोर्टर थे? एबीसी ट्रांसपोर्टर, जिसको टाइप 4 सीक्रेशन सिस्टम भी बोलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बन गई एक कॉन्जुगेशन ट्यूब, जिसकी हेल्प से बैक्टीरिया का प्लाज्मिड अब प्लांट के अंदर एंट्री करेगा। तो एंट्री किसकी होगी? ट्रांसफर डीएनए, जो कि कट हो गया, बाकी डीएनए रह गया, ट्रांसफर डीएनए कट हो गया एंडोन्यूक्लियस की वजह से। और E2 की एंट्री होगी, और यहाँ पे होगी D2 जीन की एंट्री, ठीक है। अब देखो, अब आगे क्या हो रहा है। अब देखो, अब आजकल हर किसी के फोन में है ना पासवर्ड होते हैं, बिना पासवर्ड के तो आप कहीं एंट्री कर नहीं सकते। ऐसे ही प्लांट है, उसने भी अपने अंदर पासवर्ड लगा रखे है, अपने आप को प्रोटेक्शन दे रखा है कि भाई कोई भी नहीं आ सकता मेरे साइटोसोल में। अगर कोई आने की हिम्मत करेगा, तो जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो उसको मार देगा, ठीक है। प्लांट का पासवर्ड क्रैक करने के लिए इन्होंने क्या किया? जो ट्रांसफर डीएनए आ रहा था, उसने क्या किया? ट्रांसफर डीएनए के साथ E2 प्रोटीन भी आ रही थी। E2 जीन ने क्या किया? प्लांट के पास होती है VIP1 और VIP2 प्रोटीन, इनके साथ जाके E2 बाइंड करेगा। अब E2 जब VIP1 और 2 से बाइंड करता है ना, तो E2 के अंदर कुछ चेंज आते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल दिखने लगते हैं। अब प्लांट का जो पास, एक तरह से मान लो कि प्लांट का ये पासवर्ड होता है NLS। अब जिसके पास ये NLS है, वो तो बच जाएगा, और जिसके पास नहीं है, वो न्यूक्लियस साइटोसोल में न्यूक्लियस एंजाइम पड़े होंगे, वो उसको मार देंगे, तो वो कहीं का नहीं रहेगा। E2 ने क्या किया? अपने अंदर चेंजेस करके VIP1 2 की हेल्प से, और ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल दिखने लगे इसमें। अब E2 के पास सिग्नल है, इसके साथ साथ इसके घर वाले जो आए हैं, तो फिर E2 ने बोला कि मेरे साथ मेरे घर वालों को भी अंदर भेज दो। तो इसके घर वाले भी इसके साथ अंदर चले जाएंगे, TDNA D2 E2 VIP1, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में इन्होंने पासवर्ड डाला, और इनको एंट्री मिल गई। अब इनको प्लांट के अंदर एंट्री मिल चुकी है, और इन्हीं के साथ इनके ही पीछे पीछे जो ये बिर एफ है, ये भी आ जाता है पीछे से चुपचाप इनके पीछे पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आपको याद हो बीर ऐप का मैंने क्या काम बताया था, कि ये D2 और E2 को डिग्रेड करता है, क्योंकि उनका काम हो चुका है, अब उनकी जरूरत नहीं है, तो बीर ऐप पीछे पीछे आएगा चुपचाप, और D2 और E2 को कहेगा तुम्हारा काम हो गया, अब तुम यहाँ से जाओ। अब D2 E2 चले गए, VIP1 का भी काम खत्म हो गया। तो ये जो TDNA ट्रांसफर डीएनए है, ये न्यूक्लियस में फ्री है, ये अकेला बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो होस्ट का डीएनए है, उसके साथ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये होस्ट के डीएनए के साथ आके मिल जाएगा, इसको बोलते हैं इलेजिमेट रिकॉम्बिनेशन, ठीक है।
इलेजिमेट रिकॉम्बिनेशन। देखो, अब विर ई, अब हमें इसमें ये देखना है मोस्ट इसेंशियल ट्रांसफर के लिए कौन से हैं। तो ए बी डी जी जो होते हैं वो मोस्ट इसेंशियल होते हैं। क्योंकि क्यों होते हैं? क्योंकि ए क्या था? ए तो है ना सिग्नल पता करेगा कि जब एसिटोसिरिंजन आएगा तो उसको पता करेगा, इसलिए ये सबसे ज्यादा। अब बी क्या है? ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं होगा तो फिर कैसे जा पाएगा जीन? देन डी क्या कर रहा था? डी कट लगवा रहा था। अगर लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर पे कट ही नहीं लगेंगे तो टीडीएनए कैसे अंदर जाएगा? और जी क्या कर रहा था? जी सबको इंड्यूस करता है, सबको एक्टिवेट करता है। तो अगर सब एक्टिवेट ही नहीं होंगे तो भी कुछ काम नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सारे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब एक बार अगर हम प्रोसेस को ध्यान से रिवाइज कर लें तो देखो, जब प्लांट में कट होगा, डैमेज होगा, तो क्या होगा? एसिटोसिरिंजन रिलीज होगा। एसिटोसिरिंजन रिलीज होके विर ए एक्टिवेट होगा। विर ए जाके विर जी को एक्टिवेट करेगा, एटीपी लगेगी यहाँ पे। विर जी जो है वो खबरी होता है, वो सबको एक्टिवेट कर देगा। तो सबसे पहले क्या होगा? विर डी टू एक्टिवेट होगा। विर डी टू क्या करेगा? बॉर्डर पर जाके कट लगाएगा, जिससे ट्रांसफर डीएनए अंदर जाएगा। अंदर किसकी हेल्प से जाएगा? विर बी की हेल्प से, क्योंकि उसके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, प्लाज्मिड अंदर जाएगा D2 और E2 के साथ। अब उसको प्लांट का पासवर्ड क्रैक करना पड़ेगा, जिसके लिए वो VIP1 और 2 जो प्लांट की प्रोटीन होती है उनके साथ E2 बाइंड करेगा। तो E2 के अंदर NLS न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट में एंट्री ले लेता है और न्यूक्लियर जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। अंदर आने के बाद गेट एफ उनके पीछे पीछे चुपचाप आ जाता है और D2 E2 का काम खत्म हो गया है। तो अब D2E2 की कोई जरूरत है नहीं, तो D2E2 को वापस भेज देते हैं और टीडीएनए फ्री हो जाता है और होस्ट के डीएनए के साथ जाके इंटीग्रेट करेगा और ओपाइन की सिंथेसिस करवाने लग जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने ट्रांसजेनिक टेक्निक्स में। तो देखो, ओन्कोजीन कैन बी रिप्लेस बाय जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, ओन्कोजीन जो थे, ऑक्सिन और साइटोकाइनेन है, वहां पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दें, वहां हम फॉरेन डीएनए लगा दें कोई भी, कि जिससे प्लांट की ग्रोथ बढ़े, फ्लावरिंग बढ़े, फ्रूटिंग बढ़े। तो हम यहाँ पे ओन्कोजीन, ट्यूमर नहीं होगा प्लांट में, बल्कि उसका फायदा होगा। तो इससे बैक्टीरिया का भी फायदा होगा और प्लांट का भी फायदा होगा। ठीक है, तो हम ट्रांसजीन इंडक्शन करवा सकते हैं टीडीएनए में, जहाँ पे हम ऑक्सिन और साइटोकाइनेन की जगह अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे। सेलेक्टेबल मार्कर लगा दें, जिससे कि प्लांट में रजिस्ट्रेशन, अगर हमें प्लांट को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस करना है तो हम यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या है? स्मॉल साइज ऑफ ट्रांसजीन ही ट्रांसफर हो सकता है, मतलब 17 KB के आसपास। ज्यादा बड़ा जीन हम प्लांट में इससे ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये इसका लिमिटेशन है। इसमें आपको दो तीन पॉइंट और याद रखने हैं कि इसको हम वेक्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं। दो तरह के वेक्टर होते हैं, को इंटीग्रेट वेक्टर और बाइनरी वेक्टर। ठीक है, को इंटीग्रेट में 50 से 100 KB का जीन ट्रांसफर होता है, और जो बाइनरी वेक्टर होता है इसमें क्या होता है? को इंटीग्रेट में एक ही वेक्टर होता है और बाइनरी वेक्टर में दो वेक्टर यूज करते हैं, तो इसलिए इसमें ज्यादा बड़ा जीन ट्रांसफर हो जाता है, लाइक 100 से 150 KB का। तो ये दो पॉइंट याद रखना। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।